नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। मैं हूं प्रकाश हिंदुस्तानी। आज इस कार्यक्रम में हमारे खास मेहमान हैं श्री एस.के. मुतिम, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक हैं, साथ ही मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के उपाध्यक्ष भी हैं, राज्य मंत्री का ओहदा प्राप्त है और इन दिनों आप एक खास अभियान चला रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। हमारे साथ हैं श्री एस.के. मुतिम। आपका स्वागत है मुतिम साहब। आज कसाब का हिसाब हो गया, कसाब को लटका दिया गया, दफना भी दिया गया। क्या आपको लगता है कि कसाब को दफनाने में, लटकाने में देरी की गई? देखिए, मेरे हिसाब से ये पूरी एक न्यायिक प्रक्रिया चलती रही है जी, और जब ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई तो फांसी भी दे दी गई और दफना भी दिया गया। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कसाब को भारत की पवित्र भूमि पर दफनाना ठीक नहीं था, उसे भी ओसामा की तरह समुद्र में फेंक देना था कहीं अज्ञात जगह। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? मैं इससे इत्तेफाक तो नहीं रखता, पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, कोई मुझसे अगर राय मशवरा करता तो मैं जरूर बोलता कि उसने जहाँ पे आतंकवाद की जो ट्रेनिंग ली उसको उसी सरजमीन पे पहुंचा देना चाहिए था। हिंदुस्तान की जो सरजमीन है, पाक साफ जगह है, यहाँ किसी आतंकवाद का कोई स्थान नहीं। आपने एक संस्था बनाई है, इसका नाम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो मुस्लिम शब्द लिखने की जरूरत क्यों पड़ती है हिंदुस्तान में? हमारे मुस्लिम भाइयों को कोई भी संगठन बनाते कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, तो राष्ट्रीय मंच अपने आप में पूरा नहीं है क्या? नहीं, ठीक है ना, एक नाम है, एक पहचान है। इस दृष्टि से पहले इसका नाम था राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जी, फिर बाद में इसका नाम हो गया है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच। तो एक मैसेज है, एक संदेश है कि मुस्लिम समाज का ये मंच है और राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। सभी अपवाद छोड़ दो तो सभी मुस्लिम राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं। ऐसा ये क्या खुद कहना पड़ता है भारत में अल्पसंख्यकों को कि हम राष्ट्रवादी हैं? ऐसी स्थिति है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ तो मतलब हर हिंदुस्तानी जो भी है वो राष्ट्रवादी ही है। अपन नहीं कह सकते कि वो अराष्ट्रवादी है, पर निश्चित तौर से जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जो प्रोग्राम हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद, आतंकवाद का विरोध, आपसी सद्भाव और भाईचारा, तालीम के लिए तालीम, जिंदगी के लिए जिंदगी, वतन के लिए, नशा मुक्ति, पर्यावरण की दृष्टि से हुबल वतनी निर्मल हुबल, ये क्या है इसका आशय? मतलब हुब्बुल वतनी तो हमारे ईमान में शामिल है जी। तो हुब्बुल वतनी मतलब वतन परस्ती, जिसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं जी। मतलब राष्ट्र से मोहब्बत रखना चाहिए, बिल्कुल, देश से मोहब्बत रखना बिल्कुल। चाहिए। मेरा मजहब इस्लाम है, पर मेरा मुल्क हिंदुस्तान है, इस पर मुझे गर्व है। आपने एक अभियान चलाया, आप रथ निकाल रहे हैं, तो ये रथ की जरूरत क्या पड़ी और क्या है ये रथ? देखिए, ये रथ तो यहाँ पर लोकल हमारे जो कार्यकर्ता हैं मंच के, उन्होंने निकाला है। मुख्य बात यह है कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पूरे ऑल इंडिया में चालू कर रखा, हस्ताक्षर अभियान। 2010 में जम्मू कश्मीर की समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार ने एक अध्ययन दल कश्मीर पहुंचाया था, जम्मू कश्मीर। वहां पर जाके उन्होंने कुछ लोगों से मिले और मिलने के बाद उन्होंने 2011 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। पर वार्ताकारों ने जो रिपोर्ट पेश की वो पहली दृष्टि में ही खारिज करने योग्य है। मेरी जानकारी के हिसाब से लगभग 700 प्रतिनिधि मंडलों ने उन वार्ताकारों से जाकर मिले और जाकर उन्होंने बोला कि जम्मू कश्मीर से जो विशेष दर्जा दिया गया है, धारा 370, इसको अलग किया जाए। भारत का जो संविधान है, उसके जो प्रावधान है, जैसे हिंदुस्तान के अन्य स्टेटों पे लागू होते हैं, ऐसे ही जम्मू कश्मीर पे लागू होना चाहिए। पर राष्ट्रवादी लोगों की बात को तरजीह ना देते हुए जो अलगाववादी लोग हैं, उनकी बातों को तरजीह देते हुए धारा 370 की उनने हिमायत की। इसका विरोध हम लोग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग कर रहे हैं। अच्छा, ये सर्वविदित है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। 1947 में उस समय के जो तत्कालीन राजा थे, हरि सिंह जी महाराजा थे, तो उन्होंने संवैधानिक तरीके से जम्मू कश्मीर का विलय भारत में कर दिया। और जब विलय हो गया तो जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। पर उस समय से ही कुछ अलगाववादी तत्व लगे हुए हैं कि किसी तरह से इसको विशेष दर्जा दिया जाए, हिंदुस्तान से अलग दर्शाया जाए, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। आजादी के पहले
562 स्वतंत्र रियासतें थीं, जिसमें 555 रियासतों ने स्वेच्छा के साथ भारत में अपना विलय करा लिया और साथ चले गए पाकिस्तान के साथ। और उस जम्मू कश्मीर की रक्षा के लिए हम लोगों ने 3 परोक्ष रूप से युद्ध लड़े और एक अपरोक्ष रूप से जो कारगिल का हुआ था, उसमें लगभग 6000 से ज्यादा हमारे शहीद सैनिक शहीद हो गए। और जो 21 परमवीर चक्र आजादी के बाद मिले, उसमें 16 सिर्फ कश्मीर की रक्षा करते जो शहीद हुए उनको मिले। तो इतनी त्याग हम लोगों ने किया है, तो निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर हमारे हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, वो रहेगा। इसके लिए ये सब प्रोग्राम चल रहा है। एक दिलचस्प बात है कि बहुत से लोगों को यह बात पता भी नहीं है कि 370 का जो प्रावधान रखा गया वो जम्मू कश्मीर के रहने वाले कुछ हिंदू जमींदारों के आग्रह पर रखा गया और उन्हें ये डर था कि अगर ये धारा नहीं रहेगी संविधान में, या अनुच्छेद नहीं रहेगा संविधान में, तो हमारी संपत्ति को भारत के दूसरे हिस्सों से लोग आकर खरीद लेंगे। इस बारे में लोगों को कितनी जागरूकता है? देखिए साहब, आज़ादी के बाद से ही मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनसंघ के जो प्रथम अध्यक्ष हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने उस समय भी इस धारा का विरोध किया। 2 निशान 2 प्रधान 2 संविधान नहीं चलेंगे, और इसके लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी। तो ये तो हम शुरू से ही इस चीज का विरोध करते चले आ रहे हैं कि जो विशेष दर्जा है ये नहीं होना चाहिए। कश्मीर के लोग हिंदुस्तान में आके रह सकते हैं, बस सकते हैं, जमीन ले सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, पर हम जाकर वहां नहीं कर सकते। तो इस चीज के लिए हमारा ये विरोध है कि जो विशेष दर्जा दिया गया है जम्मू कश्मीर को, और ये जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा दिया गया, ये आपसी सद्भाव और भाईचारे के लिए भी खतरनाक है, एक दूसरे के बीच में दूरी और खाई पैदा कर रहा है। आप जो अभियान चला रहे हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर में भी चल रहा है या देश के बाकी हिस्सों में ही चल रहा है? ये राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चल रहा है और ये जम्मू कश्मीर में ही बहुत तेजी के साथ चल रहा है। और लगभग 5 लाख तो हस्ताक्षर हम लोग मध्य प्रदेश से कराने जा रहे हैं, और पूरे हिंदुस्तान से लगभग 50 लाख हस्ताक्षर करके हम लोग को महामहिम राष्ट्रपति जी को देंगे और उनसे ये आग्रह करेंगे कि ये धारा 370 है, इसको तत्काल जो विशेष दर्जा दिया है जम्मू कश्मीर को, इसको समाप्त किया जाए। क्या आपको लगता है कि ऐसे हस्ताक्षर अभियानों का कोई हल होता है, निष्कर्ष पहुंचता है? देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग अपना विचार, अपना पक्ष तो रख रहे हैं, आम जनता के बीच में संदेश दे रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार का जो वातावरण बना हुआ है अपने जम्मू कश्मीर के बारे में हर वक्त जो आपके सामने भी आता होगा, तो हम लोग ये चाहते हैं कि वो दर्जा एक समाप्त हो जाए और एक सहज रूप से जैसे अन्य प्रांत हैं ऐसे ही जम्मू कश्मीर भी हो, ताकि हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक जाकर वहां पर पूरी तरीके से जो संविधान यहां लागू हो रहा है वो जम्मू कश्मीर पे भी लागू हो। आप मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम के उपाध्यक्ष हैं। यह निगम क्या कर रहा है? देखिए साहब, ये निगम जो है ये मुख्य रूप से नस्ल सुधार का प्रोग्राम है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में बाहर से अच्छी नस्ल के जानवर लिए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सब्सिडी के साथ उसको दिया जाता है। कुछ आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां जो हमारे आदिवासी बंधु हैं, बीपीएल कार्डधारी हैं, उनको हम लोग निःशुल्क बैल जोड़ी वगैरह भी देते हैं। इसके तहत 20,000 रुपए के अंदर का उनको बैल जोड़ी भी देंगे, कुछ उनको और अन्य सामान भी देते हैं ताकि वो अपनी रोजी रोजगार चलाएं। इस प्रकार से एक CHS स्टेशन बना हुआ है, सीमन स्टेशन बना हुआ है, अच्छी किस्म के वहाँ पे साड़ वगैरह सब रखे हुए हैं, उनका सीमन निकाल के और फिर उनको पूरे मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में, ताकि अच्छी नस्ल के जानवर हों और हमारे यहाँ अच्छी खेती बाड़ी और प्रदेश की योगदान। दुनिया में सबसे ज्यादा पशुधन भारत में था, जिसकी संख्या तेजी से गिरती जा रही है। जितना पशुधन पहले था उतना पशुधन बचा नहीं है। बड़े बड़े कारपोरेट घरानों ने चमड़े के कारखाने खोल लिए हैं, नवजात गोवंश की, नवजात मवेशियों की हत्या करके चमड़ा बेचने का धंधा शुरू किया है। ये कितना उचित है? साहब, ये तो बिल्कुल अनुचित है। जिस प्रकार का ये वातावरण पूरे हिंदुस्तान में शुरू से होता, पशुधन मतलब पशुधन एक ऐसी चीज है जो आपके राष्ट्र विकास में आपको हर वक्त हर समय योगदान देगा। मतलब अगर आपको राष्ट्र का विकास करना है तो पशुधन का भी विकास होना चाहिए। पर जिस प्रकार का ये वातावरण बना हुआ है, निश्चित तौर से इससे देश का ही अहित होना है।
इंदौर जिले में महू में वेटरनरी कॉलेज है, पशु चिकित्सा एवं पशु संवर्धन महाविद्यालय। अब तक वो जबलपुर विश्वविद्यालय के साथ था, जबलपुर के कृषि विश्वविद्यालय के साथ था। अब उससे हटाकर ग्वालियर के सिंधिया विश्वविद्यालय से जोड़ दिया गया। महू में लोग इसका बहुत विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब हम जबलपुर के साथ थे तो हमारा विकास अच्छा था, हमें विकास की संभावनाएं ज्यादा थी। इस तरफ कोई ध्यान दिया गया है क्या? देखिए, अभी इस बारे में मेरे को पूरी जानकारी तो नहीं है, पर आपने ध्यान आकर्षित कराया है तो मैं अपने विभाग के लोगों से पूछूंगा। आप मध्य प्रदेश मदरसा बोर्ड के भी अध्यक्ष रहे हैं। मदरसों में जो पढ़ाई होती है, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं कि मदरसों में भी कंप्यूटर पढ़ाया जाता है, मदरसों में भी हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। क्या स्थिति है मदरसा के बारे में? देखिए, मदरसा बोर्ड के अंतर्गत लगभग 5000 से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं। माने मदरसों में लगभग 3 लाख से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं। जब उस समय, आज से मतलब 4 साल पहले मैं जब मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष था, मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी पढ़ाई जाती है। दीनी तालीम तो पढ़ाएं, अच्छी बात है, उससे अपनी आखिरत तो सुधरेगी, पर अगर आप दुनियावी तालीम में भी अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आगे चल के रोजी रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। तो मदरसा बोर्ड बहुत ही अच्छा काम कर रहा था। इससे दीनी तालीम मतलब आपको धार्मिक तालीम तो मिलेगी और उसके साथ साथ आपको हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान की भी जानकारी प्राप्त होगी, जो आपके आगे रोजी रोजगार के आगे काम आएगा। आपका संगठन एक और काम कर रहा है, समाज में तालीम के लिए कार्य कर रहा है, रक्तदान के लिए काम कर रहा है, रोजी रोजगार बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है, और क्या क्या कार्य कर रहे हैं? नशा मुक्ति का भी अभियान चला रहा है। क्या क्या है अभियान आपके संगठन के? देखिए, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का सबसे पहला है राष्ट्रवाद, हुब्बुल वतनी जी, कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि। हाँ। उसके बाद सारी बातें। दूसरा हमारा जो प्रोग्राम है वो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का। तीसरा हमारा प्रोग्राम है आतंकवाद का खुलकर विरोध करना। चौथा हमारा प्रोग्राम है शिक्षा, क्योंकि शिक्षा के बिना आदमी नाबीना है। अगर आदमी तालीम की ओर आगे जाएगा और तालीम हासिल कर लेगा तो अच्छे बुरे का उसको ज्ञान हो जाएगा। नशा मुक्ति, आज नशे में डूबकर अनेकों परिवार गर्त में चले जा रहे हैं, तो इसके लिए एक बड़ा प्रोग्राम चला रहे हैं कि अगर हमारे माध्यम से अगर नशा मुक्ति से कुछ लोग अगर उससे दूर हो जाते हैं तो हमारी बहुत बड़ी सफलता होगी। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आज आप देख रहे हैं पॉल्यूशन है, किस्म किस्म की बीमारियां हो रही हैं, कहीं कैंसर हो रहा है, कहीं टीबी हो रहा है, कहीं सांस की बीमारी हो रही है। इसका मुख्य कारण है कि हमने बिना सोचे समझे लाखों करोड़ों की तादाद में दरख्तों को काट दिया। उसकी वजह से आज ये पॉल्यूशन चारों तरफ हो रहा है, सारी बीमारियां हैं। तो उसके लिए एक वृहद प्रोग्राम पर्यावरण की दृष्टि से वृक्षारोपण का कार्यक्रम, तो हर जिले के अंदर अभी हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लगभग 40,000 से ज्यादा वृक्षारोपण किया। गांव तक, तहसील तक जाकर हम लोगों ने वृक्षारोपण किया। तो निश्चित तौर से ये एक जागरूकता का पैमाना है। आज जो लोग बोलते हैं साहब हमको ये बीमारी है, हमको भी बीमारी है, ऐसा और वैसा, तो उसका मुख्य कारण है कि दरख्तों की कटाई। वो किसी शायर ने कहा कि काट कर दरख्तों को अपने हाथों से अजीब लोग हैं साया तलाश करते हैं। तो वो गलती जो उन्होंने की है वो आज सब सामने आ रही है। लेकिन इस्लाम में तो एक पत्ती तोड़ना भी गुनाह है, इसके बाद भी लोग पेड़ काट रहे हैं। तो वही तो संदेश हम लोग दे रहे हैं कि आपको ना तो पत्ती तोड़ना है, ना झाड़ काटना है, आपको तो वृक्षारोपण करना है, पूरे प्रदेश को, पूरे मुल्क को हरा भरा करना है। और सही पूछा जाए तो मेरे शब्दों में पूरा हिंदुस्तान एक गुलदस्ते की तरह है। हिंदू धर्म की उदारता, मुस्लिम धर्म की समानता, सिख धर्म का शौर्य, ईसाई धर्म का सेवा भाव, जैन समाज की अहिंसा, बौद्ध समाज की करुणा, इन सब फूलों से बनता है एक गुलदस्ता जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। आपके राजनीतिक लक्ष्य क्या है? मेरे व्यक्तिगत? हाँ, व्यक्तिगत राजनीतिक लक्ष्य तो साहब एक ही है कि हम एक अच्छे राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर अपने समाज की, देश की, प्रदेश की सेवा करें और लगातार इसमें हम सफलता प्राप्त करें। आप जैसे मित्रों का हम लोगों को सहयोग प्राप्त होता रहे। लक्ष्य सिर्फ यही है कि पूरे हिंदुस्तान, मध्य प्रदेश अमन और चैन का पूरा एक गुलदस्ता बना रहे, आपसी सद्भाव भाईचारा बना रहे, लोगों को रोजी रोजगार उपलब्ध होता रहे। ये मुख्य लक्ष्य है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी की राज में मुस्लिमों को तवज्जो है पूरी तरह? निश्चित तौर से
मुझे लग रहा है कि तवज्जो अगर किसी के शासनकाल में मुसलमानों को मिली है तो वो है भाजपा के शासनकाल में। आजादी के बाद मुस्लिम समाज के दिलों में कांग्रेस पार्टी ने एक बात बैठा दी कि हिंदुस्तान के अंदर कोई रक्षा कर सकती है पार्टी, तुम्हारी हिफाजत कर सकती है तो वो पार्टी है कांग्रेस। मुसलमानों ने उनकी बात पर यकीन किया और थोक के वोट देकर इनको दिल्ली के ऊपर हुकूमत कराई। पर मुसलमानों की इस फराग दिली का जवाब कांग्रेस पार्टी ने क्या दिया? उनकी बद से बदतर बस्तियां, गरीबी, बेरोजगारी, मुफलिसी। भाई आप जब मुसलमानों के इतने हिमायती बनते हैं तो आपके 50 सालों की ज्यादा दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की तरक्की क्यों नहीं हुई? क्यों उनकी बस्ती बद से बदतर है? क्यों उनके छोटे बच्चे रोज मुंह हाथ काला किए आपको मोटर स्टैंड की तरफ जाते मिलेंगे? कहां जा रहे हैं? टेंटर की दुकान की तरफ। कहां जा रहे हैं? पेंटर की दुकान की तरफ। कहां जा रहे हैं? बुलेट बनाने। कहां जा रहे हैं? आपके हीरो हांडा बनाने। बहुत तरक्की कर ली तो ऑटो चला रहे हैं, और तरक्की कर ली पान की दुकान। जिन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण आज उनके हाथों में पाने और पिंचेस हैं। 50 साल इन्होंने हुकूमत। बीजेपी की राज में क्या अलग है? निश्चित तौर से बीजेपी के शासनकाल में अभी हमको तो ज्यादा समय ही नहीं हुआ साहब, लेकिन जितना समय है तो बहुत सी उपलब्धियां आपके सामने मैं अभी गिनवा देता हूं कि आज जितनी भी योजनाएं मध्य प्रदेश। बीजेपी में मुस्लिम नेता नुमाइश के लिए हैं? मुझे तो नहीं लगता साहब कि नुमाइश के लिए काम करने वाले हैं। आपके सामने एक भाजपा का नुमाइंदा खड़ा ही है, तो हम लोग तो काम करने के लिए आए हैं साहब। फिर बीजेपी इतनी बदनाम क्यों है? नरेंद्र मोदी हो चाहे कल्याण, यूपी हो, बिहार, गुजरात हो, सब जगह बीजेपी बदनाम क्यों? देखिए साहब, इसको बदनाम कांग्रेस पार्टी और अन्य लोगों ने किया है। बीजेपी राष्ट्र की बात करती है, मुल्क की फलाह और बहबूदी की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है। उसके लिए सभी चीजें, सभी समाज के लोग एक समान हैं। ये इस प्रकार से फिरका परस्ती पैदा करके मुसलमानों के बीच में एक डर और खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। अब भाजपा के बारे में तो जरा सा किसी ने कुछ कहा और लोग उसको लेकर कुछ के कुछ कहने लगते हैं। हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। बाल ठाकरे को श्रद्धांजलि देने वालों में कई मुस्लिम नेता भी थे। जी, क्या उन्होंने दिल से श्रद्धा दी बाल ठाकरे? देखिए, अब मैं किसी के दिल के अंदर तो हूं नहीं साहब, पर उन्होंने अगर श्रद्धांजलि दी है, आदर व्यक्त किया है, तो एक अच्छा है ना साहब। नेक ने नेक, बद ने बद जाना हमें, जिसमें जितना जर्फ था उतना ही पहचाना हमें। मुदीन साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपने हमसे बहुत सारी बातें की और अपने विचार हमें बताए, हमारे दर्शकों को बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।